क्वेश्चन इज इंडोनेशिया मूव्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू दैट इज़ ए नुसंतरा बोर्नियो। तो बोर्नियो आइलैंड है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। वहाँ पे एक जगह है उसका नाम है न्यूसंतरा, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी है, कहाँ से, जकार्ता से। सो जकार्ता से इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की, इंडोनेशिया ने, न्यूसंतरा, जो कि बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है। तो आंसर ए है इसका, न्यूसंतरा बोर्नियो, ठीक है। द न्यू कैपिटल ऑफ किसकी है, इंडोनेशिया की, उसका नाम है न्यूसंतरा, पहले थी जकार्ता, ठीक है। इज लोकेटेड इन द ईस्ट कलिमंटन प्रोविंस ऑफ बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है ये, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो जकार्ता से शिफ्ट क्यों की, ठीक है। जकार्ता एक आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट एक्शन की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, ठीक है, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है, जो समुद्र का पानी है ना, उसका लेवल ऊपर ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, जो ये जकार्ता का आइलैंड है, ठीक है, जो इनकी कैपिटल है, वो पानी के अंदर डूब रही है, धीरे धीरे से वो क्या हो रही है, डूब रही है। क्यों डूब रही है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से डूब रही है। तो तभी इन्होंने, इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल को यहाँ से उठा के नुसंतारा जो बोर्नियो आइलैंड है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो सिटी बनेगी नुसंतारा की, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी, इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन होगा अप टू 2045। तो 2045 तक का इन्होंने टारगेट रखा है कि तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरो कार्बन, मतलब कि कार्बन जो एमिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो करना है यहाँ पे, ठीक है। वाई इंडोनेशिया इज़ मूविंग इज़ कैपिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जकार्ता में क्या हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, 10 मिलियन के आसपास जो है इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी आता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, या फिर वर्ल्ड में जो बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी में आ जाती है जकार्ता, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 2050 तक जो जकार्ता है ना, वो इसका 1/3 पार्ट जो है वो समुद्र के अंदर जो है वो डूब जाएगा, जिसकी वजह से ये अपनी कैपिटल जो है वो चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं, इसकी कैपिटल है न्यूसंतारा, आपको पता है, अभी जकार्ता है, ठीक है, इन्होंने शिफ्ट कर दिया न्यूसंतारा। करेंसी है रुपया, ठीक है। प्रेसिडेंट इनके जोको विडोडो हैं। डैश डैश एंड टिहरी, the two districts in Uttarakhand are facing the highest risk of landslide, that is C रुद्रप्रयाग। सो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड जो है वो हो रहे हैं। ये जो डाटा है ये किसने कलेक्ट किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो ने ये सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस तरह का ये मैप बनाया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बहुत साल, मतलब कि पिछले 20 सालों में जहाँ पे भी आपके लैंडस्लाइड के जो केसेस हैं वो आए हैं, उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टिहरी गढ़वाल वाला एरिया, ठीक है, जो ये वाले एरिया हैं, ठीक है, नैनीताल वाले एरिया, ठीक है, जो ये वाले एरिया है, रेड वाले जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और ये इनको इन्होंने डिसाइड कर दिया है, इनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हाईएस्ट रिस्क पे हैं लैंडस्लाइड के, ठीक है। तो आपने दो याद रखनी है, रुद्रप्रयाग एंड टिहरी। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो ये रुद्रप्रयाग है ना, ये कैसे बना, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गंगा की फॉर्मेशन, जो गंगा रिवर है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आती है, ऊपर से आती है विष्णु गंगा, ठीक है, बद्रीनाथ से, और एक आगे से आती है धौली गंगा, जो आपस में मिलती है उसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो विष्णु गंगा और धौली गंगा की जो विड्थ है और पानी की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, जिसकी वजह से जो आगे इनकी जो स्ट्रीम बनेगी ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। अब अलकनंदा आगे जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं ना अलकनंदा, तो यहाँ पे नंदाकिनी रिवर जो है इसके साथ मिल जाती है।
इसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये मिलती है अलकनंदा और नंदाकिनी, इसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग। ठीक है, और आगे जो रिवर जाती है वो जाती है अलकनंदा। अलकनंदा ही क्यों जाती है? आप जो अलकनंदा है ना, उसमें पानी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है नंदाकिनी से, तभी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसी का नाम आगे चलता है। ठीक है, अगर इन दोनों की कैपेसिटी सेम होती तो इसका नाम भी आगे क्या हो जाना था, चेंज हो जाना था। अब अलकनंदा की कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका नाम भी अलकनंदा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, करण प्रयाग है। करण प्रयाग पे कौन कौन सी रिवर मिलती है? अलकनंदा एंड पिंडर जो गंगा है वो यहाँ पे मिलती है करण प्रयाग में। फिर आगे आगे जाके आपको पता है कि ऊपर केदारनाथ से हमारी कौन सी आती है, मंदाकिनी रिवर आती है, और नीचे कौन सी आती है, अलकनंदा। ये दोनों आपस में मिलती है रुद्रप्रयाग में, और यही है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग जो कि हाईएस्ट रिस्क है लैंडस्लाइड में। अब गंगोत्री से आपको पता है हम ये सब बोलते हैं कि जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री से निकलती है, वो ऐसा नहीं है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी रिवर। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमारे कौन सी, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिल जाती है देवप्रयाग में तो वो आगे मिलके क्या बनाती है, गंगा रिवर बनाती है। अब इसका नाम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भागीरथी है, यहाँ पे अलकनंदा है। इन दोनों की जो विड्थ है, पानी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है दोनों की, तभी इसका नाम जो है वो चेंज होके क्या बना, गंगा बना। तो गंगा रिवर कहाँ पे बनती है, देवप्रयाग में बनती है। Which country has opened military services to women for first time in 25 years? That is Colombia. So कोलंबिया कहाँ की कंट्री है? कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका की। ठीक है, साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की ये कंट्री है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहली बार 25 सालों में पहली बार इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो वीमेंस हैं वो भी आर्मी में आएंगी, वो भी अपनी आर्मी में सेवाएं देंगी। ठीक है, कोलंबिया में एक रूल है कि जितने भी हमारे पास मैन है जो मेल हैं वो 18 से लेकर 24 तक की जो उम्र वाले जो मेल है उनको कंपलसरी होता है मिलिट्री सर्विसेज में जाना। तो उनके साथ साथ अब फीमेल्स को भी रिक्रूट करना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो आपने याद रखना है, इसका आंसर है कोलंबिया। सो कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे है, बोगोटा। रीजन कौन सा आता है, ये साउथ अमेरिका का। प्रेसिडेंट कौन है, गुस्टावो पेट्रो इसके प्रेसिडेंट है। दिव्य कला मेला टू बी हेल्ड एट दैट इज़ ए भोपाल। सो भोपाल में क्या हो रहा है, दिव्य कला मेला हो रहा है। ठीक है, दिव्य कला मेला आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो दिव्यांग लोग हैं ना, जो दिव्यांग लोग हैं और जो एंटरप्रेन्योर भी हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे इस तरह से हैंडीकैप लोगों को हम दिव्यांग लोग बोलते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर देते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस मेले में वो आएंगे, अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे और लोगों को दिखाएंगे ताकि उनकी सेल हो, उनकी इकॉनमी बढ़े। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये दिव्य कला मेला हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। दिव्य कला मेला 12 से 21 मार्च तक ये चलेगा। भोपाल हाट, भोपाल मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक तरह का यूनिक इवेंट है जिसमें जितने भी दिव्यांग एंटरप्रेन्योर हैं या आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो अपने अपने प्रोडक्ट लाएंगे और उनको बेचेंगे और उनको शो करेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट इस तरह के बनाए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, दिव्यांग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट आ रहे हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न की जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने हैंडी क्राफ्ट लेके आएंगे, हैंडलूम लेके आएंगे, एम्ब्रॉयडरी लेके आएंगे, पैकेज्ड फूड लेके आएंगे, ताकि लोगों को दिखा सके कि हमने इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं और हम इनको बेचेंगे भी, ताकि इनकी इकॉनमी क्या हो जाए, बढ़ सके। ठीक है, पूरे के पूरे इंडिया से 150 दिव्यांग आर्टिस्ट आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अराउंड 21 स्टेट्स और यूटी से। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, होम डेकोर के प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल के, क्लोथिंग के, स्टेशनरी के, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, पैकेज्ड फूड है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, टॉयज़, गिफ्ट, पर्सनल एसेसरीज, ज्वेलरीज, क्लच बैग्स एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आएंगी एज ए प्रोडक्ट के तौर पे, जो कि किसने बनाया होगा, दिव्यांग लोगों ने जिनको बनाया होगा, ताकि लोग इनको देख सकें। उनकी प्रदर्शनी होगी, मेला होगा, ताकि लोग उनको देख सकें और उनको वहाँ से क्या कर सकें, खरीद सकें। न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी
लॉन्च्ड इन दैट इज सी नागपुर। सो नागपुर का जो महाराष्ट्र है वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, एक तरह का न्यू इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब क्या है, बैगर फ्री सिटी। मतलब कि जितने भी हमारे पास बैगर्स हैं उस पर्टिकुलर सिटी में, नागपुर में, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, उनको रिमूव करना है। रिमूव ऐसा नहीं कि वहाँ से हटा देना है, रिमूव का मतलब ये है कि उनको जो बैगिंग है, जो भीख मांगना है, उससे उनको छुटकारा दिलाना है, उनको रोजगार प्रोवाइड करना है, उनको क्या करना है, शेल्टर्स भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्कीम है वो किसने स्टार्ट की है, नागपुर महाराष्ट्र ने स्टार्ट की है। ठीक है, तो इन महाराष्ट्र न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी इज़ लॉन्च्ड इन नागपुर। ठीक है, जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार, उन्होंने ये बोला है कि अंडर 144 जो CRPC का है हैज़ बीन इशूड अ नोटिस रिगार्ड दिस। ठीक है, तो ये कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो नागपुर की सिटी पुलिस है एंड जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, वो दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं नागपुर में, ताकि जितने भी बैगर्स हैं वो कम से कम वहाँ पे हो। ठीक है, उनके लिए अच्छे से शेल्टर बनाया जा सके और बैगिंग का जो उनका पेशा है उसको ख़त्म किया जा सके। सो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था महाराष्ट्र, 1 मई 1960 को। ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। नेबरिंग स्टेट्स आपने याद रखना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड छत्तीसगढ़। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं यहाँ पे, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19। लेजिस्लेटर के यहाँ पे बाई कैमरल है। ठीक है, असेंबली कितनी की है, 289 की, और काउंसिल में कितने हैं, 78 सीट्स हैं। और यहाँ की लिटरेसी है 82.91%। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 36 है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी है, ताप्ती, भीमा, गोदावरी, कृष्णा, ये यहाँ की क्या है, मेन रिवर्स हैं। कैपिटल इसकी मुंबई है। पॉपुलेशन इसकी 11.23 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, आप सबको पता है। एंड गवर्नर कौन है, रमेश बायस, आपने इनका भी नाम याद रखना है। Who has been awarded as Norway's Sukharov Freedom Award, that is a Ukrainian right group ट्रूथ हाउंड्स। ठीक है, यूक्रेन में एक जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए एक ग्रुप बना है जिसका नाम है ट्रूथ हाउंड्स। उसको इस बार का नॉर्वे सुखारोव फ्रीडम अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, तो आंसर इसका ए है, यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड्स। ठीक है, यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड्स विच डॉक्यूमेंट्स वार क्राइम्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया था कि यूक्रेन में बहुत सारे वॉर के टाइम जो है क्राइम्स हुए थे। ठीक है, ऑन 9 मार्च को इनको नॉर्वे सुखारोव फ्रीडम प्राइज जो है वो दिया गया है। तो आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, दैट इज़ नॉर्वे सुखारोव फ्रीडम अवार्ड, जो किसको दिया गया है, यूक्रेनियन राइट ग्रुप ट्रूथ हाउंड्स, ये आपने नाम याद रखना है। ठीक है, अब सुखारोव फ्रीडम अवार्ड वॉज, सबसे पहले जो ये अवार्ड दिया गया था वो 1980 में दिया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, सोवियत एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सुखारोव। ठीक है, और उनको नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड भी जो है वो मिला था सुखारोव को, जिनका पूरा नाम था एंड्रू सुखारोव। उनके नाम पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था ना, तो इसी की तरह से पीस स्थापित करने के लिए जो भी संस्थाएं पीस स्थापित करती हैं, ठीक है, उनके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो the prize has been awarded to the Norman Helsinki Committee Human Rights Organization Truth Haunts। ठीक है, ट्रूथ हाउंड्स को इस बार दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है वॉर क्राइम, जो वॉर के टाइम में बहुत सारे क्राइम हुए थे, कहाँ पे, यूक्रेन में, एंड पॉसिबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी क्राइम्स जो है वहाँ पे हुए थे यूक्रेन में, उनके बारे में उन्होंने पूरा का पूरा बताया था कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वगैरह वहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो द अवार्ड इज़ रेगुलरली अवॉर्डेड टू ह्यूमन राइट डिफेंडर्स फ्रॉम द फॉर्मल सोवियत यूनियन। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्मल सोवियत यूनियन है वहाँ से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जो नॉर्वे जो है वो इसको देते हैं। ठीक है, तो किनको देते हैं, जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स के जो वॉयलेशंस हैं उनको होने से बचाता है, जो भी ग्रुप इनको होने से बचाता है, उनको ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, दैट इज़ डी रामचंद्र पौडेल। सो रामचंद्र पौडेल जो है वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नेपाल के। पहले कौन थे? पहले थी विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी थी। अब कौन है? रामचंद्र पौडेल जी यहाँ के क्या बने हैं? नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं। केपी शर्मा ओली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, और पुष्पा कमल दहल आजकल के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, ठीक है। अब इनको कैसे जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। इलेक्ट किया गया है तो इसका मतलब इलेक्शन भी हुआ होगा। इलेक्शन यहाँ की जनता के द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है। जब जनता किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्टोरेट, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ का प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है। जिस तरह से इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, उसी तरह से नेपाल में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जनता डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करेगी, ठीक है। जनता क्या करेगी? जनता चूज़ करेगी एमपी और एमएलएज, ठीक है। एमपी और एमएलए जनता चूज़ करेगी। ये एमपी और एमएलए अपने वोटिंग देते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। प्रेसिडेंट के लिए 2-3 लोग आएंगे, वो तो जो एमपी और एमएलए हैं, जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो वोटिंग करेंगे इन जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे 4 या 5, ठीक है, उनको वोटिंग करेंगे। जो उस वोटिंग में जीतेगा वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो इसी तरह से कौन बना है? रामचंद्र पौडेल जी जो हैं वो नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं। अब रामचंद्र पौडेल है कौन? ठीक है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेपाल के, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेपाल के। अब ये प्रेसिडेंट भी हैं नेपाल के, ठीक है। और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाली कांग्रेस के भी ये बने थे, ठीक है। अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द शाह डायनेस्टी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है इन साउथ एशिया, आपको पता ही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है, ठीक है। कैपिटल इसकी काठमांडू है, ठीक है। करेंसी इसकी नेपालीज रुपी है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया? विद्या देवी भंडारी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स इज a collection of essays on that is सी लचित बोरफुकन, ठीक है। जो लचित बोरफुकन है, ठीक है, उनके ऊपर 42 लाख एसेज जो है वो लिखे हैं, ठीक है। ये क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा एक राजा थे, अहोम साम्राज्य के लीडर थे, बहुत ही ज़्यादा अहोम साम्राज्य के एक जनरल थे लचित बोरफुकन, ठीक है। उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। उनके ऊपर, उनकी ब्रेवरी के ऊपर 42 लाख एसेज जो है वो आज तक लिखे जा चुके हैं, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है इस लिस्ट में आ गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? लार्जेस्ट ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स, मतलब कि हैंड रिटन नोट्स की ये बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम है। किसकी है? लचित बोरफुकन की है, जो कि असम में, ठीक है। असम में जो अहोम साम्राज्य था ना, वो असम में था। थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश का भी पार्ट आ जाता है। तो इस एरिया में क्या था? नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे जनरल माने जाते थे। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इसको रिसीव किया, इस सर्टिफिकेट को फ्रॉम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में, जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक होती है उसमें इनका नाम भी आ गया है, ठीक है। किसके लिए? कि उन्होंने 42 लाख ऐसे जो है इनकी ब्रेवरी के ऊपर जो है वो लिखे गए हैं, ठीक है। अबाउट लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं। ही वॉज 24 नवंबर 1622 को इनका जन्म हुआ था काराइडियो में, ठीक है, जो कि पहली कैपिटल थी अहोम साम्राज्य के राजाओं की, ठीक है। इन्होंने लीड किया था बैटल ऑफ सराय घाट को 1671 में, जो कि किस किस के बीच में हुई थी? अहोम साम्राज्य और मुस्लिम के बीच में हुई थी, और मुस्लिम को उन्होंने अपने अहोम साम्राज्य से भगा दिया था, ठीक है। तो इन्होंने बैटल ऑफ अलाबोई 5 अगस्त 1669 को भी लड़ी थी, ठीक है। और इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है इंडिया की जो नेवल पावर है उनको भी इन्होंने इंस्पायर किया है। इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको भी इन्होंने इंस्पायर किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया था अहोम साम्राज्य में, उनके लिए भी इनको क्या दिया जाता है? एक तरह का क्रेडिट दिया जाता है कि इनकी वजह से ही ये सारे काम जो है वो इंडिया में
हुए हैं। ठीक है, ही डाइड ऑन अप्रैल 25, 1672। इन्होंने जो है इनलैंड ट्रांसपोर्ट का काफ़ी यूज़ किया था। ठीक है, लड़ाई लड़ने में। ठीक है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो पानी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जितनी भी रिवर्स है उसके थ्रू उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी चलाया था। ठीक है, इंडियन नेवी की जो हमारी पावर है, इंडियन नेवल की जो पावर है, उनको इंस्पायर किया कि हम इस तरह से पानी के थ्रू में जाके भी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपने बातें याद रखनी है कि जो लचित बोरफुकन है उनके नाम पे, उनकी ब्रेवरी के नाम पे 42 लाख ऐसे जो है वो लिखे जा चुके हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 विच सॉन्ग विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, दैट इज़ ए नटू नटू। तो आपको पता होगा जो नटू नटू सॉन्ग है RRR मूवी से, उसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए 2023 के लिए। ठीक है, तो उसको क्या मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो मिला है किसको, नटू नटू गाने को। कहाँ पे, ऑस्कर में। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड्स 2023 जो कि 95th एकेडमी अवार्ड्स हैं, मतलब कि 95th इसका एडिशन है ये। ठीक है, तो वहाँ पे एक मूवी है RRR, उसका जो एक गाना है नटू नटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में उसको प्राइज़ मिला है, ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो इसके साथ जो और गाने थे लाइक एप्लॉज फ्रॉम टेल इट लाइक ए वुमेन, होल्ड माई हैंड फ्रॉम टॉप गन, मैवरिक, लिफ्ट मी अप, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर एंड दिस इज़ लाइफ फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये सारे गाने जो है इस लिस्ट में थे। उसमें से सबसे बेस्ट जो गाना मिला है पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो मिला है किसको, नटू नटू को। तो आपने इनका नाम याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो द ऑस्कर वॉज एक्सेप्टेड बाय लिरिसिस्ट, जो इसके लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस एंड कंपोज़र कीरावनी, उन्होंने ये जो ऑस्कर अवार्ड है वो एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यू मे ऑल्सो नो दिस। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं लाइक जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ये पहला ही इस तरह का गाना नहीं है जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। ठीक है, इससे पहले जो जय हो गाना है, ठीक है, 2008 में जिसको क्या मिला था, जो कि स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी से था 2008 में। ठीक है, ये पहला हिंदी सॉन्ग था जिसको एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड जो है इसको मिला था ऑस्कर में। ठीक है, और ऑस्कर अवार्ड जो थे, ठीक है, ये तो एक ऑस्कर अवार्ड हुआ गाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया किस तरह से एफर्ट कर रहा है अपने एलिफेंट्स को बचाने के लिए, तो उसकी एक शॉर्ट मूवी है द एलिफेंट विस्पर्स, उसको भी क्या मिला है, ऑस्कर मिला है। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स हैं ऑस्कर 2023 के, लाइक बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस मिचेल येओ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की ये एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द व्हेल के लिए इनको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल कुमान, डेनियल स्किनर्ड फॉर किस मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आपने ये याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग एवरीथिंग एल्सवेयर एवरीवेयर एट ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नट्टू नट्टू RRR मूवी के लिए। बेस्ट साउंड टॉप गन मैवरिक के लिए। बेस्ट एडेप्टिव स्क्रीन प्ले दैट इज़ वुमेन टॉकिंग। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले दैट इज़ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डेलियन क्वान एंड डेलियन स्किनर। तो आपने ये नाम तो याद ही रखने हैं जो भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवीज के साथ जुड़े हैं। बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवतार दैट इज़ द वे ऑफ वाटर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म दैट इज़ जर्मनी की मूवी है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की है, द एलिफेंट विस्पर्स बाय कार्तिकी गोंसाल्वेस एंड गुनीत मोंगा की ये मूवी है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म दैट इज़ द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, ये बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूरू का जो एक्सप्रेसवे है 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, इस तरह का ये एक्सप्रेसवे है, इसको क्या किया है, इनैगोरेट किया है। इसकी लेंथ है 118 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेंगलुरु मैसूरू का एक एक्सप्रेसवे है जो कि NH 275 के ऊपर बना है। इसकी लेंथ है 118 किलोमीटर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया है, इनैगोरेट किया है कर्नाटका में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलुरु से मैसूरू जाने तक का कितना टाइम लगता था, 3 घंटे लगते थे, अब यहाँ पे लगेंगे ओनली 75 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें जो तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा NH चाहिए, NH 275 है। ठीक है, बिटवीन बेंगलुरु निदाघट्टा एंड मसूरू। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। और ये 6 लेन का रोड है और इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है 8,480 करोड़ रुपीज़। आर्मी अनफ्लर्स 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग इन दैट इज़ डी डोडा। तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने क्या अनफ्लर किया है, 100 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग जो है वो अनफ्लर किया है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इसको अनफ्लर किया है, कब किया है, 9 मार्च को इसको अनफ्लर किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अशोक चक्र विजेता है, वीर चक्र एंड सेना मेडल के जो विजेता है नायब सूबेदार लाल, ठीक है, और भी यहाँ पे काफ़ी लोग मरे थे जो कि शहीद हुए थे। क्यों शहीद हुए थे, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक कर लिया था, उनकी वजह से वहाँ पे उनको क्या हो गया था, वो शहीद हो गए थे। कहाँ पे, लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा में। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनकी याद में जो है ये 100 फीट का इतना बड़ा हमारा जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, उसको वहाँ पे अनफ्लर किया गया। ठीक है, उनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान जो है अपनी जोखिम में डाल के यार अपनी जान को दांव पे लगा के कंट्री की सेवा की। ठीक है, तो इस तरह का ये दूसरा हाई मैस्ट फ्लैग है जो सबसे पहले कब हुआ था, 2022 में 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग जो है वो किश्तवाड़ टाउन में जो है उसको अनफ्लर किया गया था। और दूसरा ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, अनफ्लर किया गया दूसरा 100 फीट हाई नेशनल फ्लैग। तो मेजर जो जनरल अजय कुमार है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द आर्मी डेल्टा फोर्स, उन्होंने इसको क्या किया है, इसको अनफ्लर किया। कहाँ पे, डोडा स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है सेक्टर 9 में, वहाँ पे इसको अनफ्लर किया गया। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी इज़ रिटन बाय दैट इज़ बी करण सिंह। आपको पता है जो ये करण सिंह है ना, जो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह, उनके जो बेटे हैं वो है करण सिंह, और ये फॉर्मर MP भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या रिलीज़ किया, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की जिसका नाम है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, जो कि लिखी है डॉक्टर करण सिंह ने। ये है करण सिंह जी, महाराजा हरि सिंह के बेटे। ठीक है, और ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है उन्होंने। ठीक है, कहाँ पे इसको लिखा, उपराष्ट्रपति निवास न्यू दिल्ली में लिखा। तो ये जो करण सिंह है ये एक फिलोसफर भी है और ये पॉलिटिशियन भी है इंडिया के। ठीक है, तो डॉक्टर करण सिंह इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेलेक्चुअल एंड पैट्रन ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स इन एडिशन टू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स ऑफ 70 ईयर्स इज पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके जो पिता हैं उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो उनकी जो अभी रिसेंटली जो नॉवेल्स आई थी वो थी शिवा किंग ऑफ कॉस्मिक डांस, स्पीकिंग टाइगर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इन्होंने 20 से ज़्यादा जो है इस तरह के अपने वर्क जो है वो पब्लिश किए हैं। और इनकी जो पब्लिकेशन होती है वो होती है सुरभि पब्लिकेशन की। ठीक है, और जो ये करण सिंह है उनके बारे में एक और बात भी है, ये पहले MP भी रह चुके हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी रह चुके हैं। माउंट मेरापी वोल्केनो इज़ लोकेटेड इन दैट इज़ सी इंडोनेशिया। तो जो माउंट मेरापी वोल्केनो है वहाँ पे इरप्शन हुई है, तभी ये इतना न्यूज़ में है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जकार्ता के पास आपका माउंट मेरापी है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ है।
ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक है, माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में है। तो माउंट मेरापी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होती रहती है, एक्टिविटीज़ होती रहती है, वहाँ से लावा निकलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक जो निकला है, धुआं निकला है और राख भी निकली है, जो कि पास के गाँव में जो है वहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कैजुअलिटी, लोगों की डेथ अभी इसकी खबर नहीं आई है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है माउंट मेरापी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। माउंट मेरापी इज़ द फायर माउंटेन, इसको फायर माउंटेन भी बोलते हैं इंडोनेशिया में। और जो जावा आइलैंड है, इंडोनेशिया को जो जावा आइलैंड है उस आइलैंड में ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। इट इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन द सेंट्रल जावा एंड द यगाकार्टा प्रोविंसेस इन इंडोनेशिया, वही इंडोनेशिया में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन इंडोनेशिया एंड इरप्टेड रेगुलरली सिंस 1548। तो 1548 से लेके अभी तक ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बीच बीच में क्या होता रहता है, एक्टिव होता रहता है। एक्टिव होता रहता है मतलब कि इससे लावा निकलता रहता है। तो इसको मोस्ट एक्टिव वोल्केनो भी बोल सकते हैं। कहाँ का है ये, इंडोनेशिया का। और ये इट इज़ द यंगेस्ट ग्रुप ऑफ वोल्केनो इन द साउदर्न जावा एंड दैट इज सिचुएटेड इन द सबजक्शन जोन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द सुंडा प्लेट, ठीक है। एट दिस सबजक्शन जोन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट अंडर द सुंडा प्लेट, ठीक है। तो आपने बस ये इतना याद रखना है, जो कि माउंट मेरापी वोल्केनो है वो इंडोनेशिया में है और ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि जावा आइलैंड में है। जावा आइलैंड किसका है, इंडोनेशिया का एक पार्ट है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इंडियन प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे क्या है, सुंडा प्लेट है। उसके बीच में हमारे पास ये जो वोल्केनो है ये लोकेटेड है। So PM Modi inaugurates world's longest railway platform in that is सी हुबली। तो आपको ये जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसमें से 4 जो है वो इंडिया में ही है। टॉप 4 जो है वो इंडिया में है। उस लिस्ट में हुबली धारवाड़, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। कहाँ पे है ये, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन जो कि हुबली में है। कहाँ पे, हुबली कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जो रेलवे स्टेशन का नाम भी याद रखना है, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हुबली में है और स्टेट कौन सी है, कर्नाटका है, ठीक है। और इसी के वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म, 1.5 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गोरखपुर यूपी का प्लेटफॉर्म। उसके बाद कोल्लम केरला का प्लेटफॉर्म, उसके बाद खड़गपुर का प्लेटफॉर्म और उसके बाद 5वें नंबर पे आता है शिकागो का प्लेटफॉर्म। तो 4 टॉप के जो 4 लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म्स है वो चारों के चारों कहाँ पे है, इंडिया में है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट कौन बना है वर्ल्ड का, जिसमें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, वो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है हुबली में, जो कि 1.5 किलोमीटर है। और कौन से रेलवे स्टेशन पे, श्री श्रद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन में है, हुबली में, स्टेट ऑफ कर्नाटका में। वी स्टेट टू इंट्रोड्यूस 4th वीमेन पॉलिसी दैट इज़ बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्या कर रहा है, महाराष्ट्र ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि ये बोला है कि हम 4th जो वीमेन पॉलिसी है उसको लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे, ताकि वीमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, एंटरप्रेन्योरशिप में, गवर्नमेंट में, पूरे के पूरे सेक्टर में जो वीमेन की भागीदारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। ताकि जितनी भी हमारे पास वीमेंस हैं वो इक्वली जी सके, इक्वली डिग्निफाइड तरीके से जी सके, ठीक है। पूरे के पूरे समाज में उनकी जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये बताया है कि हम 4th वीमेन पॉलिसी जो है वो लाने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वीमेंस को, फीमेल्स को, ठीक है। और वो क्या करेंगी, अपनी सेक्टर में, अपनी सोसाइटी में और आगे जा सकती हैं, ठीक है।
तो उन्होंने ये भी बोला है कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, वीमेन की पॉलिसी में और जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, जेंडर इक्वलिटी लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीमेंस को उसमें इंक्लूड करेंगे ताकि हम अपनी जो सोसाइटी है उसको हम ऊपर उठा सकें। हम अपनी सोसाइटी को ऊपर तभी उठा सकते हैं जब वीमेंस ऊपर उठेंगी, ठीक है। तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ए रिहेबिलिटेशन स्कीम लाएगी। किसके लिए, जो भी गर्ल्स हैं या वीमेंस हैं 18 साल से ऊपर, उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन स्कीम लाएगी, ठीक है। किन वीमेंस के लिए, जो कि ऑर्फन एज हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, 18 साल से ऊपर जो गर्ल्स हैं उनको क्या लगाएंगे, एक तरह की रिहेबिलिटेशन स्कीम लाएंगे ताकि उनकी लाइफस्टाइल को अच्छा किया जा सके। सो विच कंट्री इंट्रोड्यूस द इलीगल माइग्रेशन बिल, ठीक है। अभी आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन से काफ़ी ज़्यादा तंग है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनका मैप है, ठीक है। जो ये इंग्लिश स्टेट है ना, यहाँ से लोग क्या कर जाते हैं, शिप्स में आके आपके इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, जो ये सारा का सारा एरिया है यूनाइटेड किंगडम, इसमें वेल्स भी आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है, ठीक है। और ये जो इंग्लैंड वाला एरिया है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं, इलीगली घुस जाते हैं, ठीक है। उनको रोकने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने क्या लेके आया है, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के ऋषि सुनक, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का इलीगल माइग्रेशन बिल लेके आया है ताकि यहाँ से लोग जो है इलीगली यहाँ पे एंटर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ये लाया है। द बिल एम्पावर्स द यूके गवर्नमेंट टू डिटेन, डिपोर्ट एनीवन हु अराइव इन द कंट्री इलीगली। जो भी यहाँ पे क्या आएगा, इलीगली इस कंट्री में आएगा, यूनाइटेड किंगडम में आएगा, ठीक है, उसको वहाँ से वापस भेजा जाएगा, मतलब कि निकाला जाएगा। इट अलाउज द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू सेट अ कोटा ऑन द नंबरिंग इमिग्रेंट्स अलाउड इन द कंट्रीज, ठीक है। तो जिनको यूनाइटेड किंगडम अलाउ करेगा वही लोग यहाँ पे माइग्रेंट्स जो है वो आ सकते हैं। बाकी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए जो है ये बिल लाया गया है, जिसका नाम है इलीगल माइग्रेशन बिल। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक, वो इसको लेके आए हैं। Chinese parliament appoints dash dash as the country's new prime minister, that is Xi Li Qiang। जो ली क्वांग है, ये चाइना के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। और ली क्वांग क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए हैं कहाँ के, चाइना के, ठीक है। तो ली क्वांग was appointed as the new prime minister or prime minister of China, ठीक है, बाय चाइनीज़ पार्लियामेंट ऑन मार्च 11, 2023। इससे पहले थे ली की क्वांग, ठीक है। जो ली की क्वांग थे उनकी जगह पे ली क्वांग आ गए हैं, ठीक है। पहले ये थे, ठीक है, अब ये बन गए हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अबाउट चाइना के बारे में कुछ जानते हैं। इट इज़ एन ईस्ट एशियन कंट्री, आपको पता है ईस्ट एशिया में आती है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है, नेशनल लैंग्वेज इनकी मैंड्रिन है और करेंसी इनकी रेनमिंबी है, ठीक है। तो जो ये ली क्वांग है वो जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। द ऑफिशियल बॉडी दैट अडॉप्ट्स द रेजोल्यूशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज़ CPC। तो जो ली के क्वांग है, जो पहले वाले जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। अब इनको रिप्लेस किया गया है ली क्वांग के द्वारा। तो ली क्वांग क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। रेवाती अद्वैती एंड डैश डैश आर द 2 इंडियन अमेरिकन CEOs who are appointed by Joe Biden टू द एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। जो बाइडन क्या है, राष्ट्रपति है कहाँ के, USA के, ठीक है। उनकी एक एडवाइजरी कमेटी है जो उनको एडवाइस करती है किसी भी मैटर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे 2 हमारे इंडियन CEO है, इंडियन नहीं है वो, इंडियन अमेरिकन है, मतलब कि उनके जो फादर हैं या फिर उनके जो दादा हैं, उनके जो परदादा है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो उसके बाद बस गए हैं अमेरिका में और उनकी सिटीजनशिप उनकी अमेरिकन है, बट उनके जो डिसेंडेंट हैं जो कि दादा परदादा है वो इंडिया के थे, ठीक है। तो 2 इंडियन अमेरिकन है CEOs हैं, एक का नाम है रेवाती अद्वैती, दूसरे का नाम है मनीष बापना, ठीक है। ये दोनों CEOs हैं जिनको जो बाइडेन ने अपनी एडवाइजरी कमेटी में लिया है। कौन सी एडवाइजरी कमेटी, अगर जो बाइडेन को कोई भी
एडवाइस लेनी हो ट्रेड पॉलिसी के रिलेटेड, ठीक है, जो ट्रेड करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ, जो ट्रेड करना है उसमें नेगोशिएशन करने हैं, उनमें पॉलिसी बनानी है, तो इसकी एक एडवाइजरी कमेटी होती है। तो उस कमेटी के लिए अपॉइंट किया गया है रेवाथी अद्वैती और मनीष बापना जी को, जो कि 2 इंडियन अमेरिकन सीईओज हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जो रेवाथी अद्वैती है वो सीईओ थे फ्लैक्स के, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के सीईओ है मनीष बापना। इन दोनों को क्या बनाया है, एडवाइजरी कमेटी, जो कि ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन के ऊपर है। किसकी कमेटी है, अमेरिका की कमेटी है, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है, जो बाइडेन ने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो अद्वैती को बहुत ही अच्छी नॉलेज है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की, दैट इज स्टेम एंड वुमेन इन द वर्क प्लेस, ठीक है। तो जो अद्वैती है उन्होंने बहुत सारा एज ए लीडर भी उन्होंने काम किया है एटेन एंड हनीवेल कंपनीज़ में, ठीक है। अब इन्होंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, फ्लैक्स, और इसके ये सीईओ भी हैं, ठीक है। बाइडेन अनाउंस्ड अ टीम ऑफ 14 पीपल, ठीक है, 14 पीपल की एक टीम है, ठीक है, यूएस की एडवाइजरी कमेटी में, ठीक है, 14 लोग हैं, जिसमें 2 ये इंडियन अमेरिकन है, जिनका नाम है रेवाथी अद्वैती एंड मनीष बापना। अब फ्लैक्स के बारे में जानते हैं। फ्लैक्स एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में। सीईओ कौन है, रेवाथी अद्वैती। An international conference on shared Buddhist heritage will be held at, that is B, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसके ऊपर, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, मतलब कि जितनी भी हमारे पास साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ है और एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। उनकी जो शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेजेस हैं उनके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। किसके लिए, इसका एम क्या है, इसका एम यह है कि जो ट्रांस कल्चरल लिंक है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनमें बुद्धिस्ट भी रहते हैं और रिलीजन के लोग भी रहते हैं, उनके बीच में एक कल्चरल लिंक होना चाहिए इन सभी रिलीजन्स के बीच में, इन सभी बुद्धिस्ट के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर कंट्री में हर बुद्धिस्ट आर्ट भी है, बुद्धिस्ट आर्ट का स्टाइल भी है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है, उन सभी को कल्चरल लिंक, उन सभी कंट्रीज़ की इन आर्ट स्टाइल और आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनमें एक कल्चरल लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, और जो एशियन की कंट्री है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इस कल्चर लिंक को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है वो मनाया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ भी आती हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना था, 15 जून 2001 को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसके 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। आपने याद रखना है सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ में से 4 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है ना वो इसके अंडर नहीं है, इसमें नहीं आता तुर्कमेनिस्तान एससीओ में, ठीक है। फिर आपको रशिया भी आएगा इसमें, चाइना भी आएगा, और अगर इंडिया आ गया तो पाकिस्तान भी आएगा। सो इंडिया और पाकिस्तान 2016 में एडअप हुए थे एससीओ में, ठीक है। और इसके एससीओ के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ठीक है। और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। अब जो ईरान है ना वो 2023 में इसका 9th मेंबर बनने वाला है, अभी ये नहीं बना है, ठीक है, ये इस साल बन जाएगा। अभी आपको पता है कि एससीओ का जो प्रेसिडेंट है आजकल कौन है, इंडिया है, एससीओ का प्रेसिडेंट भी है, और इस साल के लिए 2023 के लिए एससीओ का प्रेसिडेंट भी है और G20 का भी प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, एक तरह का इवेंट है अंडर इंडियाज़ लीडरशिप ऑफ एससीओ, मतलब कि एससीओ का लीडर है आजकल 2023 के लिए इंडिया, फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, सितंबर 17 से 2022 सितंबर 17 2022 से सितंबर 2023 तक इंडिया क्या रहेगा, इसका प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इट विल ब्रिंग सेंट्रल एशियन
ईस्ट एशियन, साउथ एशियन एंड अरब कंट्रीज इन कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज। जितनी भी इन कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, अरब कंट्रीज़ में जितनी भी हमारे पास कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज है उनके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोस स्टार्टेड इन इंडियन ओशन रीजन, दैट इज सी थर्ड। ठीक है, तो जो ला पेरोस है ये एक तरह का नेवी की एक एक्सरसाइज है जो कि किस किस के बीच में होती है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसको जो होस्ट करता है वो करता है फ्रांस। आपने याद रखना है, फ्रांस इसको होस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस जो इसका जो ये नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आपने याद रखना है, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें जो इन कंट्रीज़ की इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था, जो कि फ्रांस ने करवाया था। जो फ्रांस है वही इसको ऑर्गेनाइज कराता है। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है। ला पेरोस इज़ ऑर्गेनाइज बाय द फ्रेंच नेवी। इसका एम, सो आपको पता है कि एक्सरसाइज का एम क्या होता है? एक्सरसाइज का एम ये होता है कि अपनी अपनी कंट्री के आसपास जितना भी हमारे पास समुद्र है ना, उसमें हमने अपनी सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अपनी कंट्री को, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया के आसपास बहुत सारा समुद्र है तीनों साइड से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से कभी किसी तरह का अटैक हो, किसी तरह की स्मगलिंग हो, उससे हमने अपनी कंट्री को बचाना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे भी समुद्र है। ठीक है, समुद्र से आने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं, टेरर है, उसको हमने रोकना है। ठीक है, जितने भी अटैक्स है उसको रोकना है। तो यही इनका मेन मोटिव होता है एक्सरसाइजेस का। ठीक है, और इंडियन नेवी की तरफ से INS सह्याद्री, आपने याद रखना है, INS सह्याद्री एंड फ्लीट टैंकर INS ज्योति, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सह्याद्री एंड ज्योति इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ला पेरोस में, जो कि थर्ड एडिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इंडियन ओशन के रीजन में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? फ्रांस ऑर्गेनाइज करा रहा है। नितिन गडकरी अनवील्ड फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन। ठीक है, मिथेनॉल, आपको पता है कि जो बसेस वगैरह हैं, कार्स वगैरह है, वो किससे चलती है? वो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं। ठीक है, मेनली डीजल से चलती हैं। ठीक है, बट नितिन गडकरी ने इस तरह की एक बस को इनवील किया है जो कि मिथेनॉल के ऊपर चलेगी। ठीक है, जो फ्यूल यूज़ होगा ना वो मिथेनॉल यूज़ होगा। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH को हम मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो नितिन गडकरी इनवील्ड फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन, दैट इज सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये पहली मिथेनॉल बेस्ड पावर्ड बस है जो कि बेंगलुरु में क्या किया है? अनवील की गई है। किसने अनवील किया है? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी, उन्होंने इसको अनवील किया है। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? द बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बेंगलुरु का जो ट्रांसपोर्टेशन है, नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इंडियन ऑयल कंपनी IOC एंड अशोका लेलैंड, ये चारों के चारों इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और आपस में मिल के काम कर रही है ताकि ये बहुत सारी इस तरह की बसेस बनाए जो मिथेनॉल के ऊपर चल पड़े। ठीक है, मतलब कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर हमने अपने रिलायंस को कम करना है और मिथेनॉल वाली बसेस हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। क्यों करनी है? इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है, जो मिथेनॉल है ना, ये बायोमास से बन जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो डीजल है वो किससे बनता है? वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो बहुत सारे जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाखों करोड़ों साल तक नीचे फ्यूल दबा रहता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? ये डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, फिर हम उसको निकालते हैं। तो ये जो संसाधन है ना, डीजल और पेट्रोल, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम टाइम पे के लिए। कुछ ना कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे? ये कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो ये मिथेनॉल है ना, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम इसको बायोमास के थ्रू भी बना सकते हैं। बायोमास का मतलब क्या है? जिस तरह से हमारे पास गेहूं की जो पराली बचती है, गेहूं का जो वेस्ट बचता है ना पीछे वाला, उससे भी हम इसको बना सकते हैं। जो चावल होते हैं, चावल की जो पराली होती है, उससे भी हम इसको बना सकते हैं। मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट से भी हम इसको बना सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यही इसकी मेन एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज इसकी क्या है? जब मिथेनॉल जलता है ना, तो इसकी क्या है? हाई ऑक्टेन रेटिंग है।
इसका मतलब ये है कि इसमें जो गैसेस हैं, जो गैसेस इसमें निकलेगी, हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा गर्म करती है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसका एमिशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है इंजन को, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों इसके एडवांटेज है। दो एडवांटेज क्या हुए, इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, और नंबर 2 क्या है, रिड्यूस हार्मफुल एमिशन, जो गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज है, उनके एमिशन को कम करेगा। 2, तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, तीसरा इसका एडवांटेज है कि हम इसको बायोमास के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। ये 3 एडवांटेज है, आपने इनका नाम याद रखना है। जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन दिखे, ये तीनों आपने वहाँ पे चिपका देने हैं। ठीक है, तो मेथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस, कैसे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को मिक्स करके हम इसको बना सकते हैं, और इन 3 गैसों को बोलते हैं हम साइन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिथेनॉल CH3OH इसका फॉर्मूला है। इसको हम वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वुड अल्कोहल किसको बोलते हैं, वुड अल्कोहल, दैट इज़ मिथेनॉल। ठीक है, तो इसको फ्यूल बनाने का जो एक्ट पास हुआ था, वो एनर्जी पॉलिसी एक्ट 1992 में वो पास हुआ था। तो नितिन गडकरी ने कहाँ इनबिल्ड किया है फर्स्ट मिथेनॉल रन बस, वो कहाँ पे इनबिल्ड किया है, दैट इज़ इन बेंगलुरु। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट इन एशिया, ठीक है, दैट इज सी सुरेखा यादव। जो सुरेखा यादव जी है, ये है सुरेखा यादव, ये पूरे के पूरे एशिया की पहली लोकोमोटिव फीमेल पायलट है। लोकोमोटिव मतलब कि जो ट्रेन्स वगैरह की, ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है, ठीक है, उसकी जो पायलट है वो पहली फीमेल पायलट है पूरे के पूरे एशिया की। ठीक है, इसके ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या करेगी, ड्राइव करेगी। ठीक है, कहाँ से, सोलापुर टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT इन महाराष्ट्र। ठीक है, और ये पहली फीमेल लोकोमोटिव पायलट है एशिया की। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। फर्स्ट वुमेन इन द न्यूज़ 2023 में जो भी वीमेंस हैं, जो कि पहली वीमेंस हैं किसी भी क्षेत्र में, वो कौन कौन है, लाइक सबसे पहले PT उषा, ये पहली फीमेल फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। जस्टिस सोनिया जी कोकानी, फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। शिवा चौहान, फर्स्ट वीमेन आर्मी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन द सियाचिन ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट, ठीक है, जिन्होंने लीड किया है इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन को ऑन फॉरेन सॉइल इन द वीर गार्डियन 2023 जो एक्सरसाइज हुई जापान में। ठीक है, मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सिख फीमेल जज है। कहाँ की, टेक्सास का जो हैरिस कंट्री सिविल कोर्ट है वहाँ की जज बनी है। ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला, ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की, जिसको पोस्ट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पे, भूटान में। और जस्टिस नागार्थना, आपने इनका नाम याद रखना है, 2027 तक ये पहली वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। 2027 तक इनका नाम है जस्टिस नागारत्ना, पहली फीमेल बनेगी इंडिया की जो कि चीफ जस्टिस होगी 2027 में। हु हैज़ बीन चूजन फॉर द 32nd व्यास सम्मान, ठीक है, जो 32वां व्यास सम्मान है वो उस अवार्ड को किसको दिया गया है, दैट इज सी ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32nd व्यास सम्मान के लिए चूज़ किया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान 2022 जो कि 32nd एडिशन है, 32वां है, वो किसको दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक नोवेल लिखी है पागल खाना। ठीक है, पागल खाना एक नोवेल लिखी है इन्होंने 2018 में। ठीक है, उसके लिए इनको क्या मिला है, 32nd व्यास सम्मान जो है वो मिला है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ऑल ऑस्कर। अब कुछ और अवार्ड्स हैं। अभी आपको पता है कि कल पिछले 1-2 दिन पहले क्या आया था, ऑस्कर अवार्ड्स आए थे, उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, 2 ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिले हैं इस साल। तो टोटल लिस्ट ऑफ ऑल ऑस्कर अवार्ड्स, आज तक जितने भी ऑस्कर अवार्ड्स इंडिया को मिले हैं उनकी लिस्ट है। सबसे पहले मिला था 1982 में भानु आथिया जी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर। सत्यजीत रे को 1992 में ऑनरेरी अवार्ड मिला था ऑस्कर का। रसूल
पुकुटी को 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए क्या मिला था, ऑस्कर मिला था। गुलजार को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला था। AR रहमान को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। तो 2009 में हमारे को 3 ऑस्कर मिले थे, ठीक है, और 2023 में 2 ऑस्कर मिले हैं। एक ऑस्कर 1982, एक ऑस्कर 1992 में मिला है, ठीक है। कार्तिकी एंड गुनीत मोंगा को एक हमारे पास बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स 2023 जो कि एलिफेंट्स के ऊपर है, इनको भी ऑस्कर मिला है, ठीक है। RRR नट्टू नट्टू का जो गाना है 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भी उनको ऑस्कर मिला है। इसरो ड्रॉप्स 12 years old satellite मेगा ट्रॉपिक्यूज इनटू दैट इज बी पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन में इन्होंने इसको क्या किया है, गिरा दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। 2011 को क्या हुआ था, इंडिया ने मेगा ट्रॉपिक MT, ठीक है, MT वाला जो ये MT1 सैटेलाइट है ये भेजा था, ठीक है। इसको हमने ऑर्बिट में इसको रखा था। ये इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम ये था कि जो वेदर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जलवायु की जो इन्फॉर्मेशन है, क्लाइमेट की जो इन्फॉर्मेशन है, वो रेगुलरली उसने हमारे को देनी थी, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी थी, इसकी लिमिट थी 3 सालों तक, कि ये 3 सालों तक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा कि हमारा इन्वायरमेंट या फिर कहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, कैसी जलवायु रहेगी, ये बताएगा, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, अभी 3 साल के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, बट इसने 10 सालें जो है वो काम किया, 10 सालों से ज़्यादा तक इसने काम किया, ठीक है। अभी 12 साल बाद क्या हुआ, हमने इसको अब रिप्लेस करना है, मतलब कि ये काम अब ये काम नहीं करता है, तो इसको हमने क्या करना है, वहाँ से वापस लाना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी बूस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको सैटेलाइट को वहाँ से वापस लाएंगे, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, इसको हमने वापस लाना है अर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत, अगर हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स हो जाएंगे। जब हम कोई नया सैटेलाइट यहाँ से भेजेंगे तो इसके साथ टकरा भी सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा है, हमने क्या करना है, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ये वाला सैटेलाइट है इसको हमने वापस अर्थ पे लाना है, ताकि ये बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इंडिया इसरो ने क्या किया है, इसको वापस लाया है। जैसे जैसे ये हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे इसके अंदर ये एंटर हुआ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की वजह से क्या हुआ, जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इन्वायरमेंट इसको क्या कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी हीट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। हीट जब प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ये जलना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये अर्थ यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास पहुँचा था, वैसे ही ये क्या हो गया, जल के बिल्कुल राख हो गया था, मतलब कि हमने इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, ठीक है। तो अबाउट मेगा टी सैटेलाइट्स के बारे में यह मैंने बता दिया। 2011 में इसको छोड़ा था, 2023 में हमने इसको वापस बुलाया है, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसको हमने एस्टेब्लिश किया था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है सोमनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये अपने जो स्पेस रॉकेट्स हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर ऑफ शी चेंज क्लाइमेट, दैट इज़ डी श्रेया गुदावत। तो श्रेया गुदावत को क्या अपॉइंट किया गया है, इंडिया का एम्बेसडर किसके लिए, शी चेंजेस द क्लाइमेट। तो शी चेंजेस क्लाइमेट, इसका मतलब क्या है, शी का मतलब क्या है, यहाँ पे फीमेल्स आएंगी, चेंज क्या है, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हमने रोकना है। एंड क्लाइमेट क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पास वेदर कंडीशंस हैं, जो भी बारिश होती है, सूखा पड़ता है, तो ये सारी की सारी क्या है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं। तो शी चेंजेस द क्लाइमेट मतलब कि जो हमारे पास आजकल क्लाइमेट चेंज आ रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे बचाने के लिए, ठीक है, जो ये प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है शी चेंजेस द क्लाइमेट, ठीक है। ये शी चेंजेस द क्लाइमेट जो प्रोग्राम है ये किसके अंदर है, ये है एक स्पेशल इनिशिएटिव जिसका नाम है एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। इसके अंदर जो है शी चेंजेस क्लाइमेट प्रोग्राम है, और उसकी जो एम्बेसडर है, इंडिया की एम्बेसडर,
ठीक है। इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर है शी चेंजेस द क्लाइमेट की, वो है श्रेया गोधावत, आपने नाम याद रखना है। श्रेया गोधावत को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट ऑन 13 मार्च 2023। ठीक है। अभी आपको पता है कि 8 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे हमने मनाया था। ठीक है, ताकि हम वीमेंस की जेंडर इक्वलिटी कर सके पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए हमने ये दिन जो है वो मनाया था, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है। द इनिशिएटिव, जो ये इनिशिएटिव है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है एम्पलीफाई वोमेंस वॉइसेस, मतलब कि जो वीमेंस की जो वॉइसेस है उसको हमने इंक्रीज़ करना है। किसके बारे में? जो इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे पास क्लाइमेट चेंज के ऊपर। लाइक हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत, अगर कभी बारिश होगी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, अगर कभी सूखा पड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ेगा। ठीक है। हमारा जो सी लेवल है वो लगातार ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, उन्होंने वहाँ से अपनी कैपिटल हटा के नुसंतारा रख ली। क्यों रखी? क्योंकि जो जकार्ता है वो डूब रहा है। ठीक है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। तो वीमेंस की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है उससे हम बच सकें। उसी के लिए शी चेंजेस द क्लाइमेट एक प्रोग्राम है जिसके एम्बेसडर श्रेया गोधावत को बनाया गया है इंडिया की तरफ से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू UN वुमेन, मोर देन 150 कंट्रीज़ हैव लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन। ठीक है। तो लॉज हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में अभी भी आपको पता है कि वीमेंस के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे पास अभी भी जिनको, जिस तरह अफ़गानिस्तान है या फिर आप सऊदी अरेबिया वगैरह रख लो, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी भी उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो वीमेंस को नहीं दी जाती। ठीक है। ताकि मेंस के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा क्या देनी है, फैसिलिटीज़ वगैरह देनी है। तभी हम इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं। ठीक है। और वीमेंस की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज की कंडीशन से बच सकें। ठीक है। उसी के लिए शी चेंजेस द क्लाइमेट प्रोग्राम जो है उसकी एम्बेसडर बनी है श्रेया गोधावत। G20 फ्लावर फेस्टिवल बिगिनस इन, दैट इज़ ए न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में G20 की फ्लावर फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अभी आपको पता है कि इंडिया G20 का भी आजकल प्रेसिडेंट है 2023 में। ठीक है। 2023 के लिए। ठीक है। और जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसका भी प्रेसिडेंट है। ठीक है, 2023 के लिए। तो G20 की तरफ से ये मीटिंग होती है। बहुत सारी मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स होगी ना G20 की 2023 में, वो सारी की सारी इंडिया में होगी। ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में एक फ्लावर फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली के जो कनॉट प्लाजा है वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखो G20 लिखा है और यहाँ पे ये फ्लावर्स वगैरह आपके गार्डन में है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इसका मेन मोटिव ये है कि हमने अपनी पूरे के पूरी इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाना है। बहुत सारे हमारे पूरे के पूरे इंडिया में फ्लावर्स जो है उगते हैं, उनकी प्रदर्शनी करनी है। ठीक है। और विदेशों को हमने इनवाइट करना है जो G20 के पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। उनको शो करना है कि हमारे पास इतने तरह के फ्लावर्स हैं और पूरे के पूरे कंट्री में इस तरह की क्या है डाइवर्सिटी है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने अपने देश की डाइवर्सिटी को दिखाना है। ठीक है। हमारे पास क्या क्या डाइवर्सिटी है पूरे के पूरे इंडिया में, फ्लावर्स को लेके और पेड़ पौधों को लेके। ठीक है। जो भी हमारे पास गेस्ट कंट्रीज़ आएंगी G20 में, उनको ये दिखाना है कि हमारी इतनी ज़्यादा क्या है डाइवर्सिटी है। ठीक है। अलोंग द प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पे पेंटिंग्स भी होंगी, फोटोग्राफ ऑफ फ्लावर्स भी होंगे। ठीक है। ये सब कुछ हमने G20 मेंबर्स और उनके जो इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं उनको शो करना है। ठीक है। अबाउट G20 के बारे में बात करते हैं। G20 जो है एक वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी। ठीक है। इसमें जो वर्ल्ड की टॉप की जो 20 इकोनॉमीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और ये एस्टेब्लिश किया था 1999 में। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में है उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बना के रखनी है। अगर कहीं पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तो इस तरह पाकिस्तान के हाल हुए हैं, श्रीलंका के जैसे हाल हुए हैं, तो इस तरह से कंट्रीज़ क्या हो जाती है, दिवालिया हो जाती है। ठीक है। इसका मेन मोटिव यही है कि किसी भी देश को हमने फाइनेंशियली इनस्टेबल नहीं होने देना है और हमने सस्टेनेबल ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ावा देना है, मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ साथ हमने अपनी इकोनॉमी, अपने पैसे को भी ग्रो करना है। So which state approves 10% horizontal reservation for statehood activist in the state for government jobs? ठीक है, जो statehood, ठीक है, आपको पता है कि पहले क्या था, उत्तराखंड क्या था, उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था उत्तराखंड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, ऐसे ही तो हमने इसको डिवाइड नहीं किया होगा कि ये यूपी बन गया और ये उत्तराखंड बन गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब ये यूपी पूरा का पूरा था, वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, बहुत सारे एजिटेशन किए हैं उन्होंने, बहुत सारे रैलियाँ निकाली है उन्होंने, ठीक है। और ये सारी की सारी रैलियाँ, ये सारी की सारी एजिटेशन करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके प्रॉपर एजिटेशन की वजह से क्या हुआ, एक दिन यूपी दो पार्ट में टूट गया, एक उत्तराखंड बना यूके, ठीक है, उत्तराखंड, और दूसरा यूपी बना। कब बना था ये, 2000, सन 2000 में ये बना था, ठीक है। तो जो ये लोग थे, एक्टिविस्ट थे, ठीक है, एजिटेटर्स थे, उन्होंने क्या बोला है, ये काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि जी हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके हमने अपनी एक अलग स्टेट बनाई है, तो हम लोगों को, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन लोगों को एक रिजर्वेशन होना चाहिए स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स में। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट, उन्होंने ये अभी डिसाइड कर दिया है कि 10% जो रिजर्वेशन है वो हम देंगे, स्टेटहुड जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये देंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो आपने याद रखना है, चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। और तो पिछले 12 सालों, फॉर द लास्ट 12 ईयर्स द वर्कर एजिटेटिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, मतलब कि 12 सालों तक इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन किया ताकि एक नई स्टेट बन सके यूपी में से, दैट इज़ उत्तराखंड, ठीक है। और जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके ये डिमांड कर रहे हैं रेगुलर कि हमें क्या कर दो, 10% या जितनी भी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। और इस डिसीजन के साथ साथ वहाँ पे जो 40 लाख जो पैसे देते थे, 25 लाख जो पैसे देते थे महिला मंगल दल को, ठीक है, उसको बढ़ा के 40 लाख रुपए जो है वो कर दिया है, ठीक है। ये जो महिला मंगल दल है, इसमें कौन है, इसमें लोकल वीमेंस जो उत्तराखंड की है वो इसमें काम करती है एज ए स्पोर्ट्स कोच, जो काम करती है। उनको पहले 25 लाख रुपए मिलता था, बाद में उनको क्या मिलेगा, अब इनको 40 लाख रुपए मिलेगा। और उत्तराखंड की सरकार ने एक नई सोलर एनर्जी पॉलिसी भी स्टेट में लागू कर दी है। तो आपने ये तीनों चीज़ें जो है ये याद रखनी है। अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कैपिटल देहरादून। फॉर्मेशन कब हुई थी इसको, 9 नवंबर 2000 को। 27th स्टेट ऑफ इंडिया है। मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। Which state becomes India's first state to start insurance scheme for sericulturist? अब सेरिकल्चरिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, रेशम का कीड़ा होता है जो शहतूत के पेड़ के ऊपर लगा होता है ना, उसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा, ठीक है। उनको कीड़े को निकालते हैं, फिर उनको एक प्रोसेस होता है, गर्म करते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उनको गर्म करके उनको पानी में डाल के क्या बनता है, उसके बाद हमारा रेशम निकलता है, फिर उसके बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह भी बनते हैं। तो रेशम निकालने की टेक्निक जो होती है वो किससे, तो इस तरह का जो काम करते हैं, ठीक है, रेशम निकालने का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चरिस्ट, ठीक है। तो जो सेरिकल्चरिस्ट है, रेशम कीट बीमा बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है रेशम कीट बीमा प्रोग्राम टू सेफगार्ड द सेरिकल्चरिस्ट। सेरिकल्चरिस्ट मतलब जो कि रेशम पैदा करते हैं, रेशम निकालते हैं, ठीक है। जो रेशम निकालते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ मैन पावर लगेगी, जो मैन पावर है उनके लिए इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, उत्तराखंड सरकार जो है वो प्रोवाइड कर रही है। गणेश जोशी उत्तराखंड स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी, ठीक है। 200 सेरिकल्चरिस्ट हैं, कहाँ के, जो 5 ब्लॉक हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट लाइक देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से, उनको जो है वो इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है फर्स्ट फेज़ में, ठीक है।
तो ये इंश्योरेंस किस लिए होगा, जिस तरह से हमारे पास क्या होता है, कभी हमारे पास बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो जो रेशम का कीट है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रेशम के कीट की जो खेती करते हैं, रेशम की जो खेती करते हैं, रेशम जो बनाते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, या फिर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, या कभी पानी की कमी पड़ेगी, या फिर कभी बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, जिसकी वजह से रेशम की जो फसल है उस पर क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, इफ़ेक्ट हो जाएगा, कम पैदावार होगी, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन जो वो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा देने के लिए इस तरह का एक इंश्योरेंस जो है वो जारी किया गया है। अगर इस तरह के क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके एग्रीकल्चर में, सेरीकल्चर की जो फार्मिंग होती है उसमें, तो उसमें क्या दिया जाएगा, सरकार अपनी तरफ से पैसे देंगे उन सेरीकल्चरिस्ट को, ठीक है। इसको बोलते हैं, इंडिया का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड जिन्होंने इंश्योरेंस स्कीम जो है स्टार्ट की है सेरीकल्चरिस्ट के लिए। द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी दैट इज़ बी डेनमार्क। अब डेनमार्क क्या कर रहा है, डेनमार्क की कुछ एक कंपनीज़ हैं लाइक ब्रिटिश केमिकल जायंट आइनियोस और जर्मन ऑयल कंपनी है विंटरशेल डी, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जो है डेनमार्क में इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा कि ये जो कंपनीज़ हैं ये क्या करेंगी, इस तरह के अपने इनके बहुत सारे कंटेनर्स होंगे, इसमें ये क्या करेंगे, जो CO2 हमारे इन्वायरमेंट में है उसको इसके अंदर भरेंगे, ठीक है, इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, समुद्र जो होता है, समुद्र के अंदर चले जाएंगे जहाँ से इन्होंने बहुत साल पहले क्या निकाली थी, ऑयल्स निकाला था, उन जगह में इनको इंजेक्ट कर देंगे ताकि जो इन्वायरमेंट की जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करे, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे हम इसको बचा सकें। तो डेनमार्क इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कितने 1800 मीटर जो हमारे पास नॉर्थ सी है, ठीक है, नॉर्थ सी देखो कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, डेनमार्क यहाँ पे है, डेनमार्क के साइड में, और नॉर्वे के नीचे, ठीक है, और नीदरलैंड के ऊपर, ये जो नॉर्थ सी है यहाँ पे लेके आएंगे जो डेनमार्क के लोग हैं, वो एक कंपनी है, वहाँ से कंटेनर में भर के क्या ले आएंगे, CO2 लेके आएंगे, और नॉर्थ सी में जाके 1800 मीटर की गहराई में इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में हमारे पास CO2 है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम CO2 का ग्रेवयार्ड, मतलब कि CO2 की जहाँ पे हम CO2 को दफना रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट है इसका जो टारगेट है वो है कि ये 8 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पर ईयर जो है वो नॉर्थ सी में क्या करेंगे, बरी कर देंगे, उसको दबा देंगे, कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो डेनमार्क ये पहली कंट्री बनी है जो कि CO2 इंपोर्ट करेगा, ठीक है, और कंट्री से इंपोर्ट करेगा और इसको डीप सी, नॉर्थ सी में इसको क्या करेगा, दबा देगा, ठीक है। डेनमार्क को बोलते हैं हम किंगडम ऑफ डेनमार्क। जो एक गवर्नमेंट है यहाँ की, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है गवर्नमेंट काम करती है। कैपिटल है इसकी कोपेनहेगन, ठीक है, और PM यहाँ के हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है डैनिश, करेंसी है क्रोन, ठीक है। एरिया कितना है इनका, 16,638 स्क्वायर माइल्स इनका एरिया है, दैट इज़ 43,094 स्क्वायर किलोमीटर इनकी एरिया है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्या है, डेनमार्क। सिलिकॉन वैली बैंक, आपको पता है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ चली थी कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है, डूब गया है, ठीक है। दिस बैंक इज़ ऑफ विच कंट्री, दैट इज़ बी USA। तो ये USA का एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, जो कि क्या हो गया है, डूब गया है, दिवालिया हो गया है, कोलैप्स हो गया है, ठीक है। तो ये USA का एक बैंक है, USA का। आपको पता है कि USA सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, USA में है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो कैलिफोर्निया का ये बैंक था जो कि डूब गया है, और ये USA का 16वां सबसे बड़ा बैंक था,
ठीक है, इतने बड़े बड़े बैंक क्या हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द हार्ट ऑफ द रीजन ऑफ रिनाउंड फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल पावर, प्रोग्रेस एंड एस्यूट डिसीजन मेकिंग 4 डेकेड्स एगो। तो 40 साल पहले ये बना था, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था, ठीक है अभी भी है, ठीक है। और ये 16वां लार्जेस्ट बैंक था यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। तो जो ये कोलैप्स है, ये सबसे बड़ा कोलैप्स है 2008 के बाद यूएसए में 2008 में भी इस तरह का एक कोलैप्स था, इस तरह का एक बैंक था। वाशिंगटन म्यूचुअल एंड लेमन ब्रदर्स का एक बैंक था जो कि 2008 के रिसेशन में जो है वो डूब गया था। तो इतना बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उतना ही नुकसान जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हुआ है आफ्टर 2008 के बाद, ठीक है। तो द रेगुलेटर अपॉइंटेड फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प्स एज द रिसीवर, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 तक जो सिलिकॉन वैली बैंक था उनके पास $209 बिलियन के एसेट्स थे, ठीक है, विच इज़ अबाउट 175 बिलियन के टोटल डिपॉजिट, ठीक है। 175 बिलियन के डिपॉजिट थे और $209 बिलियन का टोटल एसेट था उनके पास, ठीक है। तो FDIC क्रिएटेड इट न्यू बैंक, जो FDIC है, ठीक है। अब क्या है, अब आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक तो कोलैप्स हो गया, इसके अंदर जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं वो किसने ले लिए है, वो FDIC ने ले लिए है। उन्होंने अपना एक बैंक जो है वो बनाया है, ठीक है, द नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, उन्होंने ये वाला बैंक बनाया है जो कि सारे के सारे अब जो काम है सिलिकॉन वैली बैंक के, ठीक है। सिलिकॉन वैली बैंक तो कोलैप्स हो गया, उनकी जगह पे नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा वो काम करेगा, ठीक है। जो फेल्ड बैंक के डिपॉजिट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, वो सारे के सारे वो कहाँ पे चले जाएंगे, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा चले जाएंगे। What is the name of the world's first ever radio platform powered by artificial intelligence? ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट एवर रेडियो, ठीक है, रेडियो प्लेटफॉर्म जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा, उसका नाम है रेडियो GPT, ठीक है। इसका नाम है रेडियो GPT, आपने नाम याद रखना है। अब होगा क्या, अब आपको पता है एक रेडियो स्टेशन होता है, ठीक है, रेडियो स्टेशन होता है, कुछ एक फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, जैसे हम अपने रेडियो में वो फ्रीक्वेंसी के वहाँ पे नोब होती है ना, उसको घुमा के हम ऐसे करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे आ गया, लाइक 100 मेगाहर्ट्ज़ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो कुछ भी आ रहा है वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, जिस तरह से वहाँ पे न्यूज़ हो जाएगी या फिर FM रेडियो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं, ठीक है। और जो रेडियो वाले होते हैं उनका एक क्या होता है, एक रेडियो जॉकी होता है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। जिस तरह से वो बोलता रहता है ना कि अब ये गाना सुनिए, अब इस तरह का गाना सुनिए या फिर न्यूज़ सुनिए, तो उस तरह का एक पर्टिकुलर जो पर्सन होता है वो बोलता रहता है, उसको बोलते हैं हम रेडियो जॉकी, ठीक है। अब हुआ क्या है, इस रेडियो GPT के अंदर क्या होगा, ठीक है, जो भी एक स्क्रिप्ट होगी, ठीक है, पर्टिकुलर जो रेडियो होता है ना, रेडियो के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जो ये स्क्रिप्ट लिखी जाएगी ना, वो कौन लिखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको लिखा जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इनको लिखा जाएगा, ठीक है। और उसको प्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है। यहाँ पे पुराने ज़माने में तो कौन प्रेजेंट करता था, रेडियो जॉकी होता था, जॉब होती थी लोगों की, ठीक है, रेडियो जॉकी की, वो उनको प्रेजेंट करते थे, वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ते थे, ठीक है। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रेडियो जॉकी है ना, वो उन्होंने कम्प्लीटली हटा दिया है, ठीक है। अब वो न्यूज़ कौन पढ़ेगा, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू हम एक आवाज़ बनाएंगे, वो आवाज़ इस सारे के सारे को पढ़ेगी, ठीक है, ये वो सब कुछ पढ़ेगा, और वो प्रोग्राम कहाँ पे होगा, रेडियो पे वो चला जाएगा, रेडियो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, वो उसकी स्क्रिप्ट भी बना रहा है, उसको बोल के लोगों को सुना भी रहा है, तो उसको बोलते हैं अब रेडियो GPT। तो इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इस तरह से काम करने की वजह से क्या होगा, रेडियो जॉकी की जॉब जो है वो खतरे में पड़ गई है, ठीक है। बट इसको रेगुलर जिस तरह से रेडियो यूज़ होता है उस तरह से यूज़ होने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो रेडियो GPT ये वर्ल्ड का पहला है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रेडियो, जो कि ओहायो USA बेस्ड एक मीडिया कंपनी है जिसका नाम है फुटूरी, अपना नाम याद रखना है इसका, फुटूरी, इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है टॉपिक प्लस टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है आपके UPSC एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम यहाँ पे होंगे। विस्टोट और यूटी रिलीज द मास्टर प्लान फॉर 2041 टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सिटी इन वेरियस एरियाज, दैट इज़ बी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली ने क्या किया है, इन्होंने न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मास्टर प्लान एक तैयार किया है 2041 के लिए। आजकल 2023 है, 18 सालों का उन्होंने क्या किया है, एक मास्टर प्लान तैयार किया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि हमने किस किस तरह की डेवलपमेंट अपनी न्यू दिल्ली के शहर में, दिल्ली के शहर में हमने किस किस तरह की डेवलपमेंट करनी है, वो सारा का सारा मास्टर प्लान जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी ये वहाँ की सरकार ने नहीं किया, ये दिल्ली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये रिलीज़ किया है। तो आपने याद रखना है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया है। ठीक है, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है 2041 तक के लिए। ठीक है, 2041 तक क्या क्या करना है उन्होंने, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब कि एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द रेजिडेंट, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी लाइफ हमने ताकि वहाँ के लोग जो है वो अच्छी लाइफ जी सके, ऐसा हमने वहाँ पे सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवानी है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इशू, क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, धुंध पड़ती है तो बहुत ज़्यादा होती है, ठंड पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, गर्मी तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, ये भी इस मास्टर प्लान के अंदर है। और क्रिएटिंग ए डायनामिक एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक, क्रिएटिव एंड कल्चरल ग्रोथ। ठीक है, कल्चरल ग्रोथ के लिए क्रिएटिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सारी की सारी, इनमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है दिल्ली में। तो ये चौथा मास्टर प्लान है दिल्ली के लिए। ठीक है, तो जो DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने मास्टर प्लान 2041 जो है वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के लिए। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि सिटी के डेवलपमेंट को हमने इस तरह बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से गाइड करना है ताकि लोगों को वहाँ पे रहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टेड ऑफ आर्म्स, मतलब कि जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो है आर्म्स मतलब कि सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीदती है, दैट इज़ दी इंडिया। सो सिप्री की एक रिपोर्ट है, सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है सिप्री। उन्होंने 2023 के लिए एक रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग आर्म इंपोर्टर है, मतलब कि दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा जो वेपन्स खरीदते हैं वो कौन खरीदता है, इंडिया खरीदता है। और इस रिपोर्ट में ये भी बोला है कि बिटवीन 2013 से 2017 तक एंड 2018 से 2022 तक इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट है ना वो डिक्रीज़ हुआ है 11% से। ठीक है, ये दोनों न्यूज़ आपने याद रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में यूनाइटेड स्टेट के पास जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड जितना स्पेंड होता है मनी किसमें, मिलिट्री में, उसमें से जो 40% है ना वो अकेला USA स्पेंड करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है 11% के साथ। सो सिप्री के बारे में पता है आपको कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, किसके लिए, ये सारे के सारे इस तरह का डाटा रखता है कि कौन सी कंट्री कितना आर्म्स, कितने वेपन उनके पास है, कौन कौन से वेपन उनके पास है। ठीक है, और कौन सी कंट्री कितना स्पेंड कर रही है, हमारा एक्सपेंडिचर स्पेंड कर रही है अपनी मिलिट्री के ऊपर। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये फोकस करता है कि दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसको रिमूव किया जा सके, कंट्रोलिंग आर्म्स जो वेपन्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, एंड प्रमोटिंग डिसआर्मामेंट, मतलब कि जो वेपन्स हैं उनको ख़त्म कर दे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से। तो ये इसका मेन मोटो है सिप्री का। ये एस्टेब्लिश किया गया था 6 मई 1966 को। इसके फाउंडर हैं T. एरलैंडर एंड अल्वा मारिंड्रल। ठीक है, इसके चेयरमैन है स्टीफन लोफेन, डायरेक्टर है डैन स्मिथ, और इसका हेडक्वार्टर है सोलना के अंदर। तो आपने ये याद रखना है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2022। दैट हैज़ बीन किसने इंक्लूड किया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है सिप्री, उन्होंने इसको कंक्लूड किया है। सो द
IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ठीक है, वीमेंस की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित की जा रही है, दैट इज़ ए न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में हम क्या हो रहा है, वीमेंस का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो हो रही है न्यू दिल्ली में, अपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास यूनियन यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसको इनैगोरेट किया कहाँ पे, इंदिरा गांधी जो कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको क्या किया है, इनैगोरेट किया है, ठीक है। सो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये बिगेस्ट बॉक्सिंग इवेंट है जो कि 26 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और इस तरह की यही जो चैम्पियनशिप है इंडिया थर्ड टाइम, ठीक है, 2006 में भी इंडिया ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को, 2018 में भी किया था और 2023 में भी कर रहे हैं। तो ये थर्ड टाइम है हम इसको क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। जो इंडिया की टीम है इसमें 12 बॉक्सर होंगे और इसमें फॉर द इवेंट इंक्लूड्स 2020 टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो लवलीना बोर्गोहेन है, ठीक है। लवलीना बोर्गोहेन जो थी उन्होंने क्या किया था, 2020 में टोक्यो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और 12 बॉक्सर टोटल जो है हमारे पास इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। एंड द करंट वर्ल्ड चैंपियन जो हमारे पास 50 किलोग्राम की करंट वर्ल्ड चैंपियन है निखत जरीन, वो भी इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट कर रही है। विच कंट्री ऑर्गेनाइज मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर, तो यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने ये बोल दिया है कि जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। को कहाँ पे जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, वहाँ से जो बॉर्डर जाता है इंडिया और चाइना का, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो जो चाइना है ना वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, वो बोलता है कि जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है वो भी चाइना का है, ठीक है। बट यूएसए क्या बोलता है, यूएसए ने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट हैज रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, ठीक है। तो चाइना क्या बोलता रहता था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, बट यूएसए ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया है कि जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल लाइन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। द रेजोल्यूशन ऑल्सो कंडेम्ड, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन द डिस्प्यूटेड एरियाज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ मैप्स इन द सिटीज़ इन अरुणाचल प्रदेश एंड द एक्सपेंशन ऑफ बीजिंग्स टेरिटरी इन द क्लेम्स ऑन भूटान, ठीक है। जो चाइना क्या करता है, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारा है और भूटान का हिस्सा भी हमारा है, ठीक है। तो ये इस तरह का बोलते हैं, बट जो ये रेजोल्यूशन है उन्होंने इसको कंडेम किया है, ठीक है, इनकी निंदा की है, चाइना की निंदा की है कि आप इस तरह से किसी और की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी जो है वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन हमारे पास इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि 3500 किलोमीटर का एक बॉर्डर है, ठीक है, विच इज़ डिस्प्यूटेड इंडिया एंड चाइना के बीच में, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। द लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना इज़ द मैकमोहन लाइन थ्रू ऑल्दो चाइना कंसीडर द मैकमोहन लाइन इलीगल, ठीक है, चाइना इसको नहीं मानता है, ठीक है। द मैकमोहन लाइन वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन इन 1914, तो 1914 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जो है ये मैकमोहन लाइन जो वो खींची गई थी 1914 में, ठीक है। तो ये एक तरह की ट्रीटी थी बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना एंड तिब्बत के बीच में। अब चाइना को तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया है, तो ये ट्रीटी किस किस के बीच में रहेगी है, इंडिया और चाइना के बीच में। एरिक गैरसेटी अपॉइंटेड एज डैश एम्बेसडर टू इंडिया, दैट इज़ बी यूएसए, तो यूएसए ने अपना एम्बेसडर जो है चूज़ किया है इंडिया के लिए, उसका नाम है एरिक गैरसेटी, इसका नाम आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स, एरिक जो गैरसेटी थे ये एक गेस्ट लेक्चरर थे, कहाँ पे, इंटरनेशनल अफेयर के, कहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ये पढ़ाते थे बहुत सारी बातें लाइक अबाउट डिप्लोमेसी, पब्लिक पॉलिसी एंड द वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, ये बातें जो उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, ठीक है। और ये
ये एक ऑफिसर भी थे यूएस यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है, ठीक है, 12 साल तक इन्होंने वहाँ पे भी काम किया है, यूएस नेवी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी में इन्होंने 12 साल तक काम किया है 2005 से लेके 2017 तक, ठीक है। इन एडिशन, ठीक है, एक तरह के क्या है, ये पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, और ये जज पियानो भी बजाते हैं और फोटोग्राफी करना भी इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो ये एरिक गैरसेटी है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूएसए का एम्बेसडर टू इंडिया, who has been re-elected as the president of FIFA, ठीक है। फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो है, उनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो ये इसके प्रेसिडेंट थे। इनको फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, ठीक है। तो गियानी इन्फेंटिनो वाज री इलेक्टेड एज द फीफा प्रेसिडेंट। कब तक, 2027 तक यही रहेंगे, क्या रहेंगे, फीफा के प्रेसिडेंट। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके टर्म में, ठीक है, कब से कब ये स्टार्ट हुआ था इनका, 2016 से ये प्रेसिडेंट है फीफा के, ठीक है। इनके कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है फीफा ने, ठीक है, अपनी कमाई को उन्होंने बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनको क्या किया है, फिर से री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, ठीक है। तो 211 मेंबर की एक फेडरेशन थी, उन्होंने फिर से डिसाइड किया है कि हम इसको क्या करेंगे, फिर से री इलेक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, ठीक है। तो इनकी जो एनुअल फंडिंग है फीफा की वो इंक्रीज़ हुई है इनके टाइम में, ठीक है, 250,000 टू $2 मिलियन, ठीक है, सिंस इन्फेंटिनो फर्स्ट विन इन 2016। तो 2016 के बाद इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई है, जिसकी वजह से इनको फिर से बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ। अभी आपको पता है कि 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कतर में, ठीक है। और अभी 2026 में जो मेंस वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ अमेरिका में होगा। तो ये दोनों बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। इंडियाज़ बुलेट ट्रेन टू रन बाय दैट इज़ डी अगस्त 2026। तो इंडिया ने क्या बोला है कि अगस्त 2026 तक हम अपनी बुलेट ट्रेन को बना देंगे और हमारे जो ट्रैक्स हैं उस पर ये दौड़ेगी, ठीक है। कब तक, अगस्त 2026 तक। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू रेलवे एंड टेलीकॉम मिनिस्टर जो है हमारे पास अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है इंडिया की वो अगस्त 2026 से स्टार्ट होगी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो द गोल इज़ टू रन द बुलेट ट्रेन ऑन ए लार्जर सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन में, इंडिया के बहुत सारे एक लार्जर सेक्शन में हम 2027 तक जो है बुलेट ट्रेन को चलाएंगे, ठीक है। तो द इंडियन रेलवे इज़ बिल्डिंग, तो जो इंडियन रेलवे है वो बिल्ड कर रही है कंट्री की पहली बुलेट ट्रेन, कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक जो है हमारे पास पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि 508 किलोमीटर का एक रूट है, ठीक है। तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन भी कहाँ पे बना है, सूरत में बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होती है वो स्पीड होगी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करेगी, ठीक है। 33% ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो जो है गुजरात में पूरा हो चुका है। बाकी जितना भी हमारे पास बचता है वो हम 2026 तक जो है वो कंप्लीट कर देंगे और अगस्त 2026 से हमारी बुलेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। Which film won 7 awards during Oscar 2023 event, that is see Everything Everywhere All at Once, ठीक है। इसने क्या जीते, इसने 7 ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीते, ठीक है। ये साइंस फिक्शन कॉमेडी है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इन्होंने 7 अवार्ड जो इसमें जीते हैं। अभी क्या हुआ था, 95th एकेडमी अवार्ड्स हुए थे जिसमें इस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से अवार्ड, द बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो है इसी मूवी को मिला है, ठीक है। और मिचेल योए, इसका नाम ये आपने रखना है, मिचेल योए हैज़ बिकेम द ओनली सेकंड वीमेन ऑफ कलर। वीमेन ऑफ कलर का मतलब ये है जो ब्लैक जो पीपल होते हैं ना उनको वीमेन ऑफ कलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ब्लैक पर्सन बनी है मिचेल योए, ठीक है, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो ऑस्कर में मिला है, ठीक है। पहली बार कब मिला था, 2002 में था, ठीक है। और दूसरी बार किसी वीमेन को, किसी ब्लैक वीमेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिचेल योए को, ठीक है, वो मिला है 2023 में। What is the name of the cyclone that has caused wind and torrential rain in the Malawi and Mozambique?
ठीक है। मलावी और मंजुम्बी क्यू में आजकल कौन सा साइक्लोन जो है वो आया है, दैट इज़ फ्रेडी। फ्रेडी साइक्लोन जो है मलावी और मंजुम्बी क्यू में आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और वहाँ पे बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से यही जो साइक्लोन फ्रेडी है, इसकी वजह से क्या हुआ, मलावी और मंजुम्बी क्यू में 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। और सबसे लंबा चलने वाला जो तूफ़ान है फ्रेडी, ठीक है, वो मतलब कि अभी इससे पहले एक और भी तूफ़ान था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो इससे लंबा चला था। अगर ये थोड़े टाइम और चलेगा ये फ्रेडी, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टॉर्म बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑल्सो अनाउंस दैट मोर देन 11,000 पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस स्टॉर्म, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 100 पीपल इसमें मर गए हैं और 1100 पीपल को इसने अफेक्ट किया है, उनकी लाइफ को अफेक्ट किया है। इसका नाम है फ्रेडी, ठीक है, साइक्लोन फ्रेडी, जो कि मलावी और मंजुम्बी क्यू में आया है आजकल। थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड दैट इज सी सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हुई, एक थर्ड एडिशन हुई है एक्सरसाइज की, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो सिंगापुर की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इन दोनों ने आपस में मिलके 13th है ये, ठीक है, 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, जो हुई है जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में इंडिया में। कब से कब तक, 6 मार्च से 13 मार्च तक ये हुई है। किस किस के बीच में, सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। इंडियन आर्मी की तरफ से 42nd जो 42वीं बटालियन है उसने पार्टिसिपेट किया, और सिंगापुर से सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट एंड आर्म्ड ब्रिगेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और पहली बार सिंगापुर और इंडिया ने दोनों ने इस तरह की, जो हमारे पास इंडिया की आर्मी है और सिंगापुर की आर्मी है, उन्होंने पहली बार कमांड पोस्ट एक्सरसाइज की है, जिसमें हमने कंप्यूटर वॉर गेमिंग का भी यूज़ किया है, ठीक है, कंप्यूटर का भी यूज़ किया है, डिजिटलाइजेशन का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है, ये पहली एक्सरसाइज हुई है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। अबाउट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो सबसे पहले ये 2005 में हुई थी, ठीक है। तो दिस एक्सरसाइज एनहांसेस कोऑपरेशन बिटवीन द टू आर्मीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। तो आपने याद रखना है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि जोधपुर राजस्थान में कंक्लूड हुई। इंडिया एंड लक्समबर्ग, ठीक है, रिलीजेस जॉइंट कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। तो इंडिया और लक्समबर्ग ने एक स्टैम्प जो है वो जारी की है, ठीक है, जो स्टैम्प होती है, पोस्ट की स्टैम्प होती है, वो जारी की है। क्यों जारी की है, क्योंकि हमारे बीच में, इंडिया और लक्समबर्ग के बीच में 75 साल की जो है वो दोस्ती जो है वो पूरी हो गई है। कब हुई है, 15 मार्च 2023 को पूरी हुई है, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने, इंडिया और लक्समबर्ग ने अपनी एक स्टैम्प जो है वो निकाली है, ठीक है, आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड लक्समबर्ग की फ्रेंडशिप के बीच में। अब लक्समबर्ग के बारे में जानते हैं। लक्समबर्ग एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, लोकेटेड इन द यूरोप एंड शेयर बॉर्डर विद बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इन 1994 लक्समबर्ग सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। फ्रॉम 2013 एंड 2014 लक्समबर्ग सर्व्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर है ज़ेवियर बैटेल, करेंसी है यूरो, ऑफिशियल लैंग्वेज है लक्समबर्गिश, फ्रेंच, जर्मन। टिम मायोपोलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ डैश डैश बाय द FDIC, ठीक है। अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो सिलिकॉन वैली बैंक ऑफ इंडिया है, सिलिकॉन वैली बैंक है, ठीक है, कहाँ का, USA का ये बैंक है, जो कि क्या हो गया, दिवालिया हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो सारा का सारा काम जो है वो कौन देख रहा है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देख रही है। तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने क्या किया है, इसका CEO, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक का CEO किसको बनाया है, दैट इज़ मायोपोलिस को बनाया है, जो कि फॉर्मर CEO थे फैनी माई कंपनी के, ठीक है।
तो सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये अभी दिवालिया हुआ है, ठीक है, और ये 16th लार्जेस्ट बैंक था, कहाँ का, यूएसए का। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। फाउंडर थे रोजर बी स्मिथ, प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बेकर, हेडक्वार्टर वॉज एट सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब एफडीआईसी के बारे में जानते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1933 में, ठीक है। एफडीआईसी के बारे में हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसका सारा का सारा काम कौन देख रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक का सारा काम जो है वो आजकल एफडीआईसी देख रहा है। ज्यूरिडिक्शन कौन किसके अंदर आता है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। फाउंडर कौन है, एफ डी रूजवेल्ट। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, दैट इज बी 15 मार्च। तो 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसका मेन एम यही है कि हमने अवेयरनेस जागरूकता जो है वो पैदा करनी है कंज्यूमर के राइट्स के लिए, ठीक है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में उनके क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में जागरूकता फैलानी है। थीम ऑफ 2023 वाज एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया का है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2 सितंबर 1946 को। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ज्यूरिडिक्शन है इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।